Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we are going to cover up projectile motion. और projectile motion वो नहीं जो आप सोच रहे होंगे कि एक सिंपल से रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट के फॉर्मूलाज नहीं. हम उन पर बात नहीं करेंगे. हम प्रोजेक्टाइल मोशन को उस लेवल पर देखेंगे कि जिस लेवल में वो एडवांस के एग्जाम में आता है. मेंस के नहीं, मेंस में तो वो सिंपल एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन आपको देता है. बट जेई एडवांस के एग्जाम में वही प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा टफर साइड में आता है. तो आज अपने बात करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, टफर साइड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. टफर साइड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर बोल दो अदर साइड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. अदर साइड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कि आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या बातें हो सकती हैं और क्या क्या उसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और प्रैक्टिस में. देखो, तो उससे पहले तुम्हें बेसिक जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो काइनेमेटिक स्टडी में आप लोग पढ़ते हो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए. उसी के बाद ही हम उनका यूज करते हुए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर ये फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे. राइट, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन जो बेसिक वाला है आपके पास. प्रोजेक्टाइल मोशन, आई होप प्रोजेक्टाइल मोशन आप सभी को पता होगा. और स्पेसिफिकली जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है आपका ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन. होता क्या है इसमें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं किसी वेलोसिटी यू से, और ऑब्जेक्ट आपका एक एंगल बनाता है थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यही ऑब्जेक्ट धीरे 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 ऊपर जाएगा जाएगा और कुछ देर बाद वो नीचे आ जाएगा. बिल्कुल कुछ ऐसा मोशन होता है तुम्हारे पास, और इस मोशन में जो टॉप मोस्ट हाइट होती है आप उसको बोलते हो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ऑब्जेक्ट कितना दूर जाके गिरा आप उसको बोलते हो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. और एक थर्ड बात और करते हैं हम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर प्रोजेक्टाइल या आपका ऑब्जेक्ट हवा में रहा. तो बात करूं अगर मैं कंपोनेंट्स की, वेलोसिटी के अगर मैं कंपोनेंट्स फाइंड करूं, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा. इसके केस में आप लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा लिखते हो, वर्टिकल u sin थीटा. अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन अलोंग y इज ऑलवेज माइनस जी, जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और जब वो नीचे आएगा तो प्लस जी ले लेंगे. थर्ड, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो. जनरली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन को जीरो मानते हैं और हम सिर्फ कंसीडर करते हैं ग्रेविटी के एक्शन को, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कुछ एक्स्ट्रा. उसके बाद में ये कुछ बातें और इनसे रिलेटेड तुम्हारे पास जो फॉर्मूलाज होते हैं वो देखो. फॉर्मूलाज में सबसे पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, दैट इज 2u sin थीटा बाय जी. सेकंड, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी, यानी कितना दूर जाके आपका ऑब्जेक्ट गिरेगा, उसका फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी. थर्ड, हाइट या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होना चाहिए तुम्हारे पास. हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी. ये तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला. और इनके बाद में एक आता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा जी एक्स स्क्वेयर. दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. इस इक्वेशन का आप यूज कर सकते हो y कोऑर्डिनेट
और एक्स कोऑर्डिनेट में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। ये कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं आपके पास जो कि एक बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज किए जाते हैं, और इनसे रिलेटेड आई होप आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे आज तक। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो इन फॉर्मूला से थोड़ा सा अलग कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर बात करेंगे जिनमें जो स्टैंडर्ड कंडीशंस मिसिंग है। क्वेश्चन खुद से कंडीशंस को क्रिएट कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है बट किसी अदर वे में, वहाँ फोर्सेस का सिनेरियो अलग है, वहाँ एक्सेलरेशन अलग है, तो उसके बेसिस पर आपको वहाँ पर रेंज, टाइम, हाइट, इन सब से रिलेटेड कुछ बातें करनी होगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m, एक चार्ज q जिसका मास m is projected at an angle theta with speed u in a region with a uniform electric field E directed vertically downward। कि आपके पास एक रीजन है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, इतनी बात मान ली, क्वेश्चन ने कह दिया हमें। अब वो कहता है कि आपने इस रीजन के अंदर एक चार्ज जिसका मास m उसको प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट कर दिया, बिल्कुल। तो बताओ उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, उसका मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, उसका रेंज कितना आने वाला है। यहां से आपने प्रोजेक्ट किया और कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट कहीं दूर जाके गिरेगा। तुम्हें फाइंड करना है यहां हाइट को, रेंज को और टाइम को। कर देते हैं। तो देखो, अगर मैं यहां एक्सेलरेशन की बातें करूं कि एक्सेलरेशन कौन कौन से यहां बॉडी पर एक्ट कर रहे होंगे, तो देखो यहां से यहां तक का सिनेरियो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा चार्ज पर ऑब्वियस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू ई। उसका मैग्नीट्यूड आप ये लिखोगे। अगर तुमसे उसका एक्सेलरेशन मांगे तो वो बनेगा एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू Q E बाय M। और अगर डायरेक्शन की बात हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन तो ये हो गया, और साथ ही साथ एक एक्सेलरेशन जी भी लग रहा है नीचे की तरफ। अब जी भी लग रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जब आप बात करते हो एक्स एक्सिस के मोशन की यानी हॉरिजॉन्टल मोशन की, तब तो एक्सेलरेशन जीरो ही है। बट जब आप बात करते हो वर्टिकल एक्सेलरेशन की, तब आपके पास जी भी आ रहा है प्लस क्यू ई बाय एम भी आ रहा है, एक नई टर्म। अब ये नई टर्म आ गई तो फॉर्मूलाज चेंज होंगे। अब फॉर्मूलाज कौन कौन से चेंज होंगे, कैसे कैसे चेंज होंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना लगेगा। उसके लिए मैं फाइंड कर लेता हूं सबसे पहले कि बॉडी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो मैं इजीली बता सकता हूं कि नेट टाइम कितना होगा, राइट। तो देखो, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन तो मैंने लिख दिया जी बाई क्यू एम, जी प्लस क्यू ई बाई एम। और अगर पार्टिकल के वेलोसिटीज की बात करूं, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल तुम्हारे पास यू कॉस थीटा। तो तब तुम कमेंट कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए, तुम कह सकते हो इस इक्वेशन का यूज करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। सॉरी इसका नहीं यूज करेंगे, इसका हम करेंगे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है। तो इक्वेशन यूज करो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी मैं जीरो मान रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, एक्सेलरेशन g प्लस क्यू ई बाई एम। तो तुम यहां से साफ साफ कह सकते हो कि टाइम यानी यहां से यहां तक जाने का जो टाइम आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जीरो, ये पार्ट इस तरफ आएगा और एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस का होगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो तुम कह सकते हो u साइन थीटा डिवाइड बाई g प्लस क्यू ई बाई एम। ये तो आया टाइम आधा, बट मुझे चाहिए फॉर कंप्लीट मोशन।
अगर बात करोगे कंप्लीट मोशन की तो तुम कमेंट कर सकते हो टाइम विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस टाइम। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने का होगा उतना ही टाइम वो नीचे आने में लेगा। देयरफॉर योर टोटल टाइम बिकम्स 2u sin थीटा डिवाइड बाई g प्लस क्यू बाई एम। सिनेरियो तुम्हारे सामने, और उस सिनेरियो की हेल्प से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव कर दिया। और दूसरी बात ये क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम हाइट बताओ और रेंज बताओ। तो रेंज फाइंड करते हैं इसी के साथ में। रेंज की बात हो रही है। रेंज का मतलब आपको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, मैं मान लेता हूं कि रेंज आपके पास आर हो गई और मुझे पता है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 और टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ लाइट के बराबर। तो आप कह सकते हो रेंज विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट। तो तुम्हारी रेंज बन गई यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टाइम को मल्टीप्लाई करो यू साइन थीटा और ये 2 भी आएगा साथ में डिवाइडेड बाय क्यू ई बाय एम प्लस में जी। तुम्हारा जो आंसर बना नेट वो बन रहा है आर विल बी इक्वल टू यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस क्यू ई बाय एम। ये रेंज के नए फॉर्मूलाज आ गए। अब तक तुमने रेंज का फॉर्मूला पढ़ा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बट अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो रेंज पर इंपैक्ट आएगा, साथ साथ टाइम पर भी इंपैक्ट आया। तो अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की कि मैक्सिमम हाइट क्या आने वाली है। तो देखो मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है। थर्ड मैक्सिमम हाइट यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पार्टिकल का, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो तुम्हें पता है इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास u साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी तुम मान लो 0, एक्सेलरेशन माइनस का g माइनस का क्यू बाई एम क्योंकि नीचे की तरफ लग रहे हैं, और s को मान लो आप हाइट। वर्टिकल की बात हो रही है तो वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू ए एस को अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्र साइन स्क्र थीटा और 2 इंटू ए डिवाइड में आएगा तो ये बनेगा माइनस माइनस कैंसिल 2 इंटू जी प्लस क्यू ई बाई एम इक्वल्स टू एच। और ये तुम्हारे पास बनता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम सब के सब फॉर्मूलाज आ गए और इस तरीके से आएंगे। इस तरीके से फॉर्मूलाज वरी करेंगे। एक्सेलरेशन चेंज करोगे सारे का सारा सिनेरियो बदलता है और सिनेरियो बदलेगा तो वहां पे चीजों के मतलब भी जो है वो चेंज होते जाएंगे। तो अगले पार्ट पर बात करते हैं। अगले पार्ट में भी सेम यही सीन है कि आपके पास एक चार्ज मास m, चार्ज q, उसको आपने प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा विद वेलोसिटी u इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस बार जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो एक्सेलरेशन या कह लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स लगेगी वो अलग डायरेक्शन में, मतलब सिनेरियो ये वाला होगा तुम्हारे पास। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने यूनिफॉर्म मान रहे हैं इस केस में। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। अब पार्टिकल यहां से चला एट एन एंगल थीटा, स्पीड u या वेलोसिटी u, यहां से चला मोशन कर रहे कुछ देर बाद गिरेगा यहां पर। तो मुझे फाइंड करना है यहां से यहां तक का टोटल रेंज यानी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बातें मुझे वापस देखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखता हूं क्या क्या पॉसिबल है। यहां देखो तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी की मैंने u cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, y के अलोंग u sin थीटा, एक्सेलरेशन x के अलोंग तुम्हें गिवन है q बाई एम,
और अगर डायरेक्शन की बात करो तो प्लस एक्स में, सॉरी ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये उसको ऑपोजिट करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, यानी इस तरफ होगा। अब होगा क्या इससे कि चार्ज यहाँ आएगा ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। तो टेक्निकली होना क्या चाहिए, इस पार्टिकल का रेंज थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन, और y के अलोंग देखोगे तो g ही आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ लाइट की। टाइम ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, हमने एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया, बट वो एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में, वो y में नहीं है। और जब आप टाइम को मेजर करते हो ना, तो आप y के एक्सेलरेशन को कंसीडर करते हो। तो दैट टाइम यू कैन से टाइम ऑफ लाइट तुम्हारा सेम रहेगा 2u sin थीटा बाई जी। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आप बताओगे v इक्वल टू 0, u इक्वल टू यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी, ये तुम्हारा t, स्मॉल t की वैल्यू आई u साइन थीटा बाई जी, और मुझे टोटल टाइम फाइंड करना है, तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t, 2u साइन थीटा बाई जी विल बी योर आंसर। बता सकते हो इजीली, नो डाउट। अब बात करते हैं रेंज की, मैक्सिमम हाइट की। अगर मैं रेंज की बात करूं, यानी कितना दूर आपका ऑब्जेक्ट गिरेगा, तो रेंज पर देखो, तुम्हें यह पता है यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना तुम्हारे पास, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल मोशन है, टाइम मेरे पास आ गया। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिवन है u cos थीटा। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिवन है q बाई एम। तो यहां मैं यूज कर सकता हूं s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर का फॉर्मूला। s को पुट कर दो रेंज, u तुम्हारे पास u cos थीटा आ गया, टाइम तुम्हारे पास 2u साइन थीटा बाई जी आ गया, प्लस 1/2 क्यू ई बाई एम इन टू टी का स्क्वेयर, यानी 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वेयर, और ये तुम्हारा आएगा फाइनल रिजल्ट, और इसे तुम बोलोगे रेंज। अब एक चीज ध्यान से देखो, रेंज के फॉर्मूला में ये पार्ट था ऑलरेडी आपके पास नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में, बट इस केस में आपके पास ये वाला पार्ट भी आ गया। कुछ मतलब ऑब्जेक्ट दूर जाके गिरेगा, क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लगने लग गया ना एक। पहले तो वो नॉर्मल जा रहा था यहां से यहां तक, अब फोर्स लग गया ना, तो वो ज्यादा दूर जाके गिरेगा। बट जितनी देर वो हवा में पहले रह रहा था उतनी देर वो अब रहेगा। तो इस तरह से सिनेरियोस चेंज होते हैं तुम्हारे प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब नई नई फोर्सेस या नए नए लॉजिक्स अप्लाई होते हैं वहां। फर्दर मुझे बात करनी है हाइट पर, कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। हाइट यानी वर्टिकल कंपोनेंट्स की बातें हो रही हैं। वर्टिकल कंपोनेंट्स में हाइट फाइंड करनी है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a(s). तो अब उसको यूज कर देते हैं और फाइंड आउट कर देते हैं हाइट की। v को तो 0 पुट कर दो, माइनस यू कॉस थीटा का स्क्वायर, यू साइन थीटा का स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि आप बात कर रहे हो वर्टिकल कंपोनेंट्स की। बिल्कुल, इक्वल्स टू 2, और एक्सेलरेशन तुम्हारे पास कितना है यहाँ। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ जी एक्ट करेगा और माइनस का करेगा क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, और ये तुम्हारा हाइट, तो हाइट तुम्हारे पास आई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ जी। तो हाइट इज अनचेंज्ड, टाइम इज अनचेंज्ड, चेंज कहाँ आ रहा है? रेंज में। रेंज क्या हो रही है? इंक्रीज। अब आगे की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपके पास इस वाले में दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं और दोनों आमने सामने से आ रहे हैं, मतलब एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहां लगेगा।
और कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड बातें हैं। प्रोजेक्टाइल में कुछ ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे पास कि दो प्रोजेक्टाइल्स आ रहे हैं आमने सामने से, तो सिनेरियो बताओ क्या पॉसिबल है। तो देखो, पार्टिकल्स पी एंड क्यू मास 20 ग्राम 40 ग्राम रिस्पेक्टिवली आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ऑन ग्राउंड। The initial velocity of P and Q makes 45 degree angle, 135 degree angle respectively with the horizontal। तो डायग्राम कुछ ऐसे, ये तुम्हारे पास ग्राउंड है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पॉइंट ए पर आपके पास एक पार्टिकल है P जिसका मास 20 ग्राम, आपने उसको थ्रो किया एट एन एंगल 45 डिग्री। और पॉइंट Q पर, सॉरी बी पॉइंट पर एक और पार्टिकल है जिसका नाम Q, उसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज 135 डिग्री, यानी अंदर का एंगल अगर मैं बात करूं 45 डिग्री होगा। तो कहता क्या क्वेश्चन, ईच पार्टिकल हैज अ स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड भी 49 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड भी 49 मीटर पर सेकेंड है। दे बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड द सेपरेशन ए बी इज टू 45 मीटर। आपको गिवन है ये डिस्टेंस भी गिवन है, मान लेते हैं। बोथ पार्टिकल्स ट्रेवल इन सेम वर्टिकल प्लेन, मतलब दोनों सेम वर्टिकल प्लेन में, मतलब कुछ ऐसे बिल्कुल आमने सामने से आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से, यूं नहीं है कि एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, सेम वर्टिकल प्लेन में। एंड अंडरगो अ कोलिजन, और दोनों एक दूसरे से टकरा गए, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन पी रिट्रेस इट्स पाथ, कोलिजन होने के बाद में पी ने अपना पाथ वापस रिट्रेस किया, मतलब यहां से गए इस पॉइंट पर, दोनों पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड कर रहे हैं और पी जो है अपना पाथ वापस ले रहे हैं, यानी पी अपने पाथ पर वापस आ रहे हैं। तो बताओ क्यू की पोजीशन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, क्यू कहां गिरेगा टकराने के बाद में, बता देते हैं। और हाउ मच टाइम आफ्टर कोलिजन डज पार्टिकल क्यू टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब क्यू कितना टाइम और लेगा ग्राउंड पर आने में। तो देखो, मुझे ये फाइंड करना है कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ क्यू जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो क्यू कब हिट करेगा, कैसे हिट करेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोलाइड कहां करेंगे, कि कोलिजन होगा कहां एक्चुअली में। अगर मैं देखूं डायग्राम सिमेट्रिकल अप्रोच, यहां 45 डिग्री एंगल, यहां 45 डिग्री एंगल, और फोर्सेस का सिनेरियो भी सेम है, कुछ एक्स्ट्रा यहां नहीं लग रहा। इसकी वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। तो जो दोनों को जो यहाँ तक टाइम लगेगा आने में और जो डिस्टेंस कवर करेंगे यहाँ तक आने में, तो वो दोनों की सेम होगी, विच इज़ वेरी श्योर, क्योंकि रेंज, टाइम, हाइट आपके मास पर डिपेंड तो करते ही नहीं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि जो कोलिजन हो गया वो हुआ लगभग 122.5 मीटर की डिस्टेंस पर कोलिजन हो गया, बिल्कुल। अब उसके बाद में यहां कोलिजन हुआ, अब कोलिजन हो रहा है तो कंजर्वेशन मोमेंटम भी लगेगा। कंजर्वेशन मोमेंटम अगर लग रहा है तो मैं कह सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। तो ध्यान से देखो, सो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों का सेम होगा। वेलोसिटीज पर भी कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो इस वाले पार्ट की वेलोसिटी, यानी इसका मास कितना, आप मैं मानता हूं ma, इसका मास लिखता हूं मैं एक बार के लिए mb, ma वेलोसिटी va, और सामने से दूसरा पार्टिकल आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसका मास mb वेलोसिटी vb। टकराने के बाद में ma यानी ए वाला पार्टिकल जैसे आया था वैसे निकल जाएगा, और जो तुम्हारा बी वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो उसका डिस्टेंस बताओ। अब इसमें एक काम ये भी कर सकते हो तुम लोग, तुम ये कमेंट कर सकते हो कि दोनों डायग्राम सिमेट्रिकल हैं, तो हर आमने सामने वाले पॉइंट पर दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियली मोमेंटम इज जीरो। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं, फाइनल मोमेंटम लिखें तो टकराने के बाद में
Q वाला पार्टिकल वापस जाएगा और ये वाला पार्टिकल भी वापस जाएगा। अब वो एक बात ये भी कहते हैं कि जो तुम्हारा P पार्टिकल है ना, वो जैसे गया वैसे आ गया, जैसे गया वैसे आ गया, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ होगा। तो हम मानते हैं कि उसकी वेलोसिटी मान लो जितनी यहाँ से थी उतनी वहाँ होगी। तो मैं मान लेता हूँ दैट विल बी इक्वल टू MA इंटू VA। और जो तुम्हारा दूसरा पार्टिकल है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा B, उसकी वेलोसिटी को लिख दो VB। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम एक चीज साफ साफ कह सकते हो यहां से, फाइनल ये तुम्हारा फाइनल मोमेंटम किसके बराबर आएगा, 0 के। फाइनल मोमेंटम अगर 0 के बराबर आया तो मैं कह सकता हूं VA और MA की वैल्यू 20 ग्राम, VB उसकी वैल्यू 40 ग्राम, दोनों कैंसिल किया, VA विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VB। तो तुम्हारे पास VB जो आया वो आया VA का 1/2। मतलब जिस वेलोसिटी से तुम्हारा A पार्टिकल वापस जाएगा उसकी आधी वेलोसिटी से वो वापस जा रहा है। अब वो आधी वेलोसिटी से वापस जाएगा तुम्हारा Q वाला पार्टिकल, तो वो कहीं ना कहीं आधा डिस्टेंस ही कवर कर रहा होगा। तो आधा डिस्टेंस कवर करेगा तो वो गिरेगा यहाँ कहीं 122.5 डिवाइड बाई 2 की डिस्टेंस पर, मतलब 61.25, या बोल दो 122.5 बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 61.25 मीटर। वेलोसिटी हाफ होगी तो डिस्टेंस भी हाफ होगा, तो तुम्हारा पार्टिकल यहाँ कहीं गिरेगा 61.25 मीटर की डिस्टेंस पर। ये तो बात होगी डिस्टेंस की। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ आफ्टर द कोलिजन डज द पार्टिकल Q टाइम कितना ले रहे हैं, तो टाइम का भी तुम काम कर सकते हो। टाइम कैसे फाइंड करोगे, टाइम के लिए यहाँ तुम मान सकते हो इस पार्टिकल को वेलोसिटी तुम्हारे पास है और फर्दर जो मोशन हो रहा है उस मोशन के बेसिस पर तुम बोल सकते हो कि दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको जो चीज़ फाइंड करनी है दैट इज टाइम। तो यहाँ पर तुम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का टाइम का फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, राइट। तो कुछ तुम्हारे सामने अलग अलग अप्रोचेज हैं क्वेश्चन करने की, और क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स की। प्रोजेक्टाइल है बट आमने सामने से आ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, थोड़ी सी मिक्सिंग है यहाँ भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की। A is projected with initial velocity 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया A से, वेलोसिटी दी 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, और एंगल गिवन है 37 डिग्री एज शोन इन द फिगर। और एक और पार्टिकल B आपने इस लाइन के अलोंग यहां से ड्रॉप करा, ड्रॉप किया, ठीक है, 300 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 300 सेंटीमीटर गिवन है आपको, मान लेते हैं, ऑन अ लाइन गिवन एज दिस। तो बताओ हाउ फार विल बी हैव फॉलन व्हेन इट इज हिट बाय ए। तो आपको यह बताना है जब ये बी नीचे की तरफ आएगा, जब ये बी पार्टिकल यहां से नीचे की तरफ आ रहा होगा तब वो ए से टकराएगा, कहीं ना कहीं ए से टकराएगा। तो जिस पॉइंट पर वो ए से टकराएगा तुम्हें फाइंड करना है उसने यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा। डिस्टेंसेस की बात हो रही है, तो देखो यहां सिनेरियो क्या होना चाहिए। अब मुझे इतना पता है, उसने एक बात और कही, वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जो दोनों पार्टिकल्स हैं ना वो सेम टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं। बोथ पार्टिकल्स अपना जो मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट्स मोशन एट सेम टाइम, सेम टाइम पर मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मान लिया सेम टाइम पर मोशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं एक बात ये कह सकता हूं कि जितने टाइम में बी पार्टिकल यहां तक आएगा उतने टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां भी जाएगा। तो मतलब दोनों के जो टाइम्स हैं इस पॉइंट तक आने के वो सेम होंगे। अब टाइम की बात हो रही है तो यहां टाइम का कॉन्सेप्ट लगा के आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो
आपको वेलोसिटीज गिवन है, आपको और भी बातें गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ये जो बी पार्टिकल है वो यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा, कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा कितने टाइम में। तो देखो ये डिस्टेंस मेरे पास 300 सेंटीमीटर है और ये एंगल है 37 डिग्री। तो जो आपका परपेंडिकुलर हुआ इस ट्राइंगल का, दैट विल बी इक्वल टू 300 cos 37। बिल्कुल 300 cos 37 को लिखोगे 300 इंटू 4/5 यानी 1200/5 और ये 300 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। फर्दर अब इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करवाते हैं। cos 37 सॉरी ये आपका sin 37 होगा तो ये वैल्यू होगी 3/5। 3/5 मीन्स 900/5। तो इसको लिखो यहां 900/5। नाइन 900/5 को जब आप डिवाइड करोगे दैट विल बी इक्वल टू 180 सेंटीमीटर और ये तुम्हारे पास 300 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं टाइम टेकन बाय बी टू रीच ए, तो यहां फॉर्मूला लगा दो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर का 1/2 AT स्क्वेयर। यू वाला पार्ट तुम्हारा 0, ए की जगह जी पुट करोगे, टाइम मुझे फाइंड करने और एस कितना होगा। अगर मैं इस पार्ट को एच मान दूं तो मैं बोल सकता हूं एस विल बी इक्वल टू 180 माइनस एच विल बी इक्वल टू 1/2। ए की जगह जी पुट करोगे और टी तुम्हें फाइंड करने। ये तुम्हारी आई इक्वेशन नंबर 1। एक काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम, मुझे ये भी पता है कि इतना ही टाइम ए पार्टिकल इस पॉइंट पर जाने में लेगा, तो उसका भी मैं कुछ सीन बना देता हूं। तो उसका सीन बनाया तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा। टाइम टेकन बाय पार्टिकल ए टू रीच या टू कोलाइड विद बी। ए को बी से टकराना है तो बात होगी यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी वही रहेगी। अगर ये एच है, इस पार्ट को क्या लिखोगे 180 माइनस एच। इस पार्ट को जब आप 180 माइनस एच लिखोगे तो फॉर्मूला लगा दो यहां भी, यहां लगाओगे तो वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू एस या फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर का। यूटी प्लस 1/2 हाफ एटी स्क्वेयर। एस तुम्हारे पास यहां से यहां तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी 180 माइनस एच। यू तुम्हारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज 700 इनटू वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है तो sin 37 आएगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर दो या वैल्यूज को पुट कर दो। वैल्यूज को पुट करोगे तुम्हारे पास आएगा और यहां तुम्हारा एच ही आना चाहिए 180 माइनस एच की जगह। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऊपर से आ रहा था। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां इंसर्ट करवाऊं मेरे पास बनेगा 180 माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 700 साइन 37 की वैल्यू 3/5 इंटू टाइम प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब इसको करो सोल्व। सोल्व करोगे 180 इक्वल्स टू 700 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 2100/5 और ये तुम्हारा बनेगा 420। तो इसको लिख दो 420t माइनस हाफ प्लस हाफ 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो ये तुम्हारे पास बनी एक इक्वेशन।
इस इक्वेशन की हेल्प से तुम बता सकते हो टाइम को कि कितने टाइम बाद आपके दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे। किया क्या आपने? आपने दोनों पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। जहां मुझे पता है बी जब नीचे की तरफ आएगा तो एक डिस्टेंस एच कवर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन तुम्हें पता है इसका जी होगा, तो इक्वेशन को मैंने अप्लाई कर दिया। सेकंड केस में इसी इक्वेशन को एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर को मैंने अप्लाई किया, इसके केस में पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पे आएगा तुम्हारा माइनस हाफ। माइनस हाफ को जब आप अप्लाई करोगे यहां माइनस हाफ, यहां माइनस हाफ, और यहां भी माइनस हाफ। ये माइनस हाफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारे पास, ये माइनस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल। तुम्हारे पास रिजल्ट इतना आया, तो टाइम की वैल्यू तुम बता सकते हो, दैट विल बी 180 डिवाइड बाई 420, 0 गया 9/21, और ये तुम्हारा आंसर आएगा कुछ पॉइंट्स में 9/21 सेकेंड्स। और सॉल्यूशन तुम्हारे सामने। सेकंड में जब इक्वेशन लगाओगे तो बोलोगे कि ये वाला हाइट की अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये हाइट होगी तुम्हारी 180 माइनस एच की, तो हाइट लिख दी, इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया, टाइम लिख दिया। बात आती है एक्सेलरेशन की तो माइनस जी होगा, माइनस जी पुट किया, फर्दर दोनों इक्वेशन में से वैल्यू बिठाई तो हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, और ये तुम्हारे पास बना 2100/5, 2100/5 करोगे तो 420 आएगा, 420 इस तरफ आया माइनस का, डिवाइड में आया 420, तो तुम्हारा आंसर आएगा 9/21 सेकेंड्स में। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। इतने टाइम बाद ये दोनों कोलाइड करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस में बहुत मिक्सिंग है, कई बार आमने सामने सब्जेक्ट आ रहे हैं, और कई बार ऊपर से नीचे की तरफ कोलाइड हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। When a field goal kicker kicks a football, इस पर्सन ने फुटबॉल को किक किया और एंगल बनाया 30 डिग्री, आपका थीटा, एंगल बना रहा है वो थीटा। एंगल बनाया उसने थीटा, और जिस वेलोसिटी से थ्रो किया, क्या वो वेलोसिटी गिवन है आपको? नहीं गिवन। व्हेन अ फील्ड गोल किकर किक्स अ फुटबॉल एज हार्ड एज ही कैन एट 45 डिग्री, 45 डिग्री पर उसने हिट किया टू द हॉरिजॉन्टल, द बॉल जस्ट क्लियर्स 3 मीटर हाई क्रॉस बार ऑफ गोल पोस्ट 45.7 सेंटीमीटर्स अवे। एक आपके पास गोल पोस्ट है, यहां से यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 45.7 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये आपको गिवन है 3 मीटर, बिल्कुल। और वो कहता है कि इस पर्सन ने इतनी तेज बॉल को हिट किया कि वो बॉल 3 मीटर ऊंचे और 45.7 मीटर दूर के किसी भी एक पॉइंट को क्रॉस कर रही है। ठीक है, क्रॉस कर रही है, तो बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए यहां पर आपके पास बॉल की, मैक्सिमम स्पीड ऑफ बॉल की बात हो रही है। तो देखो ध्यान से, ए में बात हो रही है मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहां वेलोसिटी की। अब मुझे इतना पता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपका जो पार्टिकल या बॉल है वो इस पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए, बिल्कुल क्रॉस करना चाहिए। तो यहां जब बात आती है कोऑर्डिनेट्स की, तब तुम लोग यूज करते हो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज इक्वल टू वाई इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस यू स्क्वेयर टू cos स्क्वेयर थीटा बाई जी एक्स स्क्वेयर। ये तुम्हारा बनता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस इक्वेशन में तुम्हारे पास x की वैल्यूज भी हैं, तुम्हारे पास y की वैल्यूज भी हैं, उन वैल्यूज को पुट करोगे और सॉल्व करोगे। x की वैल्यू आपको गिवन है, हॉरिजॉन्टली पॉइंट कितना दूर है 45.7 मीटर, वर्टिकली कितना ऊंचा है
3 मीटर। दोनों पॉइंट्स को मैं यहां पुट करूं, थीटा मेरे पास है 45 डिग्री और जी पर उसने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, तो मैं अपने हिसाब से जी की वैल्यू को पुट करूंगा बाद में। तो अगर इन वैल्यूज को यहां पुट करूं तो मेरे पास यू आ जाएगा और वो हमारा होगा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखो क्या करोगे, y को रखो यहां 3, x को रखा 45.7, 10 45 1 माइनस जी x का स्क्वायर यानी 45.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा मतलब 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल। तुम्हारे पास इक्वेशन बनी 3 माइनस 45.7 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी 45.7 का स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे 42.7 आया माइनस का जी 45.7 स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर। अब सोल्व करोगे यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर तुम्हारा आया 45.7 इंटू 45.7 बच गए 45.7 इंटू 45.7 का स्क्वायर, यू स्क्वायर से जाएगा, ये टर्म आएगी डिवाइड में 42.7 और साथ में एक जी को लिख दो एक बार के लिए 10। अब इसको करते हैं सोल्व, और सोल्व करने पर जो तुम्हारे पास आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है तो यहां मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर का, और यूज करते अपने देखते हैं क्या आंसर क्या आ रहा है। आपको गिवन है 45.7 इंटू 45.7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 42.7, तो ये कुछ आया 489.1 और तुम्हें करना है इसका रूट। 489.1 का जब तुम रूट करोगे तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 22.11 और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिंपल था, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए थे कि इन कोऑर्डिनेट्स पर आपका पार्टिकल जाएगा ही जाएगा। उन कोऑर्डिनेट्स पर अगर तुम पार्टिकल को भेजना चाहते हो तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी दो, इतनी तो दोगे ना, तभी वो जाएगा। तो ये फाइंड हो गया आपका कि इतनी वेलोसिटी से फेंकेगा तो आपका पार्टिकल या आपकी जो फुटबॉल है वो इस गोल पोस्ट को क्रॉस कर देगी। अब बात करते हैं अगले पार्ट्स की। अगले पार्ट्स में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इन एडिशन टू क्लियरिंग द क्रॉस बार, वो कह रहा है कि क्रॉस बार को क्लियर तो करना ही करना है। द फुटबॉल मस्ट बी हाई एनफ इन द एयर अर्ली ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट टू क्लियर द रीच ऑफ द ऑन रशिंग डिफेंसिव लाइनमैन। मतलब वो तो हमारा मेन मोटिव है ये कि गोल कोस्ट तो पार करना ही करना है, बट रास्ते में जो डिफेंसिव पर्सन खड़ा है उसके डिफेंस से भी हमें बॉल को बचाना है, कि मतलब बॉल को इतना ऊंचा प्रोजेक्ट करना है कि वो डिफेंस करने वाले पर्सन के ऊपर से जाए। अब वो कहते हैं कि जो डिफेंसिंग पर्सन है आपके पास उसकी लिमिट है 4.6 लिमिट उसकी 2.5 मीटर है और उसकी पोजीशन है 4.6 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बताओ क्या वो जो आपका बॉल है क्या वो उसको क्रॉस कर पाएगा या नहीं, तो देख लेते हैं। वो एक बात कह रहे हैं कि यहां से आपने बॉल को थ्रो किया 45 डिग्री एंगल पर और ये तुम्हारी फुटबॉल, इससे कुछ दूर एक पर्सन खड़ा है और वो जंप कर सकते हैं। जंप करने की लिमिट उसने कितनी बताई आपको, 2.5 मीटर। कितना दूर, पार्टिकल 4.6 मीटर। और आपका पर्सन डिफेंस वाला वो खड़ा है लगभग 4.6 मीटर के गैप पर और ये आपको गिवन है 2.5 मीटर। ये वैल्यूज गिवन है। तो बताओ जितनी वेलोसिटी तुमने फाइंड करी अभी तुमने जो वेलोसिटी फाइंड करी थी वो आया था v स्क्वायर इक्वल टू 22.11 मीटर पर सेकेंड। क्या इस वेलोसिटी से
तुम ये अचीव कर पाओगे? तो चेक कर लेते हैं। तो देखो, पार्टिकल जो भी तुम्हें कोऑर्डिनेट्स गिवन है इस बार, कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट 4.6, वाई तुम्हारे पास 2.5, तो तुम इन कोऑर्डिनेट्स पर चेक करो क्या वो वेलोसिटी की वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, इससे छोटी आ रही है। तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं। y इक्वल टू फॉर्मूला लगाया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2 यू स्क्र कोस स्क्र थीटा। y की जगह पुट किया 2.5, x की जगह 4.6, टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स स्क्र की जगह पुट करोगे 4.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्र मुझे फाइंड करना है, कोस स्क्र थीटा को 1/2 रखा, 2 से 2 गया, मेरा आंसर आया 2.5 माइनस ऑफ 4.6, इट विल बी इक्वल टू 2.1 माइनस का, और यहाँ आया माइनस जी 4.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। तो तुम्हारे पास जो यू स्क्वायर की वैल्यू आई वो निकल कर आई 4.6 इंटू 4.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.1। तो अब मैं देखता हूँ यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मेरे पुराने केस से ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। तो उसके बेसिस पर मैं इजीली बता सकता हूँ कि आंसर क्या होगा। 4.6 इंटू 4.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.1, तो यहाँ तुम्हारे पास जो आंसर है दैट विल बी 100.76। मतलब अगर रूट करोगे तो ऑलमोस्ट 10 के आसपास आंसर आ रहा है। मतलब कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड भी है तो वो इसको क्रॉस कर लेगी, बट इस टाइम हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट इतनी है। इट मीन्स द फुटबॉल कैन इजीली क्रॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी फुटबॉल इजीली क्रॉस कर सकती है इस डिफेंसिव पर्सन को, उसकी हाइट से ऊपर जाएगी आराम से बिना किसी दिक्कत के, राइट। अगले पार्ट की बात करते हैं। वट इफ द लाइनमैन इज 1 मीटर अवे। क्या होगा अगर तुम्हारा जो लाइनमैन है, ये लाइनमैन 4.6 की जगह 1 पर आ जाए। अगर वो 1 पर आएगा तो उस केस में वेलोसिटी फाइंड कर देते हैं। तो उसकी वेलोसिटी अभी फाइंड कर देते हैं, सी केस की भी। सी केस कहता है तुम्हें कि अगर तुम्हारा लाइनमैन सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये डिफेंसिव पर्सन 1 मीटर की डिस्टेंस पर है और जंप ले सकता है, यानी उसकी कवरेज की डिस्टेंस है 2.5 मीटर। ये फुटबॉल, यू वेलोसिटी, एंगल थीटा। तो अब तुम लोग इसको फाइंड कर लो। फाइंड क्या करोगे यहाँ पर, अगेन वही काम, वेलोसिटी की वैल्यू, फॉर्मूला लगाया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2 यू स्क्र कोस स्क्र थीटा। y की वैल्यू को पुट करो 2.5, x की वैल्यू को पुट करूँ 1, टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स की वैल्यू को पुट किया 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्र कोस स्क्र थीटा 1/2, 2 से 2 गया। और अगर आंसर देखोगे 2.5 माइनस 1 माइनस 1.5 आएगा माइनस जी डिवाइड बाई यू स्क्र। तुम्हारा जो आंसर बनेगा यू स्क्र विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 1.5, और 10 डिवाइड बाई 1.5 करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आना चाहिए बहुत ही कम आएगा। टेन डिवाइडेड बाई 1.5 इट विल बी इक्वल टू 6.66। और अभी इसका रूट करोगे तो आंसर अलग आएगा। अभी ये वी स्क्वायर की वैल्यू है तुम्हारे पास, वी स्क्वायर की वैल्यू है, रूट करोगे उससे भी छोटा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टिकल के पास यानी फुटबॉल के पास इतनी वेलोसिटी भी है ना तो वो इजीली क्रॉस कर लेगा। और अगर वेलोसिटी की डिमांड ज़्यादा होती तब तुम कह सकते थे कि वो लाइनमैन बॉल को रोक देता। तो मैं कह सकता हूँ इसको देखते हुए कि पार्टिकल जो है तुम्हारा वो इजीली जाएगा दूर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद इनिशियल स्पीड यू। आपके पास प्रोजेक्टाइल इनिशियल स्पीड यू से आपने इसको फेंका, एंगल बना रहा होगा वो थीटा। इफ हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम्स r/2 ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज है ना जो वो r/2 बन गई
ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस कंपेयर टू वैक्यूम, वैक्यूम की रेंज आर है, ठीक है मान लेते हैं। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज अनअफेक्टेड, और टाइम जो है तुम्हारा वो अगेन टी ही है। तो बताओ एवरेज हॉरिजॉन्टल रिटार्डेशन कितना होगा। हॉरिजॉन्टल रिटार्डेशन बताना है तुम्हें, हॉरिजॉन्टल रिटार्डेशन बनाना है तो देख लेते हैं। पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा, ये तुम्हारा रेंज होते हैं, बट इस बार क्या हो रहा है, सामने से ड्रैग लग रहा है एयर का, एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है। अब एयर रेजिस्टेंस यहां अप्लाई होगा तो उसके कारण कहीं ना कहीं चीज़ों में फ़र्क आएगा। फ़र्क क्या आएगा देखो, वो कह रहे हैं तुम्हारी नई रेंज जो है आर डैश वो है r/2, r/2 यानी r की वैल्यू तुम्हें याद होगी 2u sin θ/g, r की वैल्यू तुम्हारे पास है u² sin 2θ/g, बिल्कुल। और तुम्हारे पास जो नया टाइम है वो अगेन सेम है पुराने वाले का, बिल्कुल। और एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, मैं मानता हूं एयर रेजिस्टेंस सामने से अप्लाई होगा हर बार पार्टिकल के मोशन के अगेंस्ट, तो सामने से अप्लाई होगा तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज -a विच इज रिटार्डेशन ड्यू टू एयर, रिटार्डेशन ड्यू टू एयर। तो अब तुम इजीली बता सकते हो, अप्लाई करो इक्वेशन नंबर दिस, S इक्वल टू ut प्लस 1/2 80²। S की जगह पुट करोगे रेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल में रेंज तुम्हारे पास है u² sin 2θ/g, बिल्कुल। और यहाँ डिवाइड में 2 भी लगाओ, क्योंकि 2 है यहाँ, तो यहाँ 2 लगेगा डिवाइड में, ठीक है। इक्वल्स टू u यानी u sin θ, बिल्कुल। t की वैल्यू पुट करोगे, सॉरी ये u cos θ आएगा तुम्हारा, क्योंकि आप बात करते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। t यानी टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारे पास ये रहा 2u sin θ/g प्लस 1/2 g, t की वैल्यू तुम्हारे पास ये रही sin θ/g और उसका होल स्क्वायर। अब इसको कर दो फर्दर सोल्व, u² sin 2θ/2g विल बी इक्वल टू cos θ sin θ 2 मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा u² sin 2θ/g, बिल्कुल। प्लस, सॉरी ये प्लस की जगह एक मिनट, ये g कहां से आएगा, इट विल बी इक्वल टू -1/2 ऑफ a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, -1/2 a 2u sin θ का और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं सोल्व जितना हो सके। एक चीज साफ है, u² यहां भी आ रहा है, u² यहां भी, u² यहां भी कैंसिल, g ये तो g², इसको छोड़ो। अब इसको सोल्व करोगे, g से g हटा ही दो एक बार के लिए, यहां सिर्फ बचेगा एक g, बाद में उसको यूज कर लेंगे हम लोग। sin 2θ/2, sin 2θ इस तरफ आएगा माइनस होगा, ये बनेगा -sin 2θ/2, बिल्कुल। विल बी इक्वल टू -1/2 a, ब्रैकेट ओपन करो, 2 का स्क्वायर साथ में sin² θ डिवाइडेड बाय g, 2 कैंसिल, माइनस कैंसिल, इसको ओपन करो 2 sin θ cos θ, सामने कितना बना a 4 sin² θ बाय g, जो टर्म्स कट रहे हैं काट दो, sin θ और ये sin² θ गया। मुझे क्या फाइंड करना है, a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारे पास, ये 2 से गया, तो a विल बी इक्वल टू g cos θ डिवाइड बाय sin θ मल्टीप्लाई में 2, और इसको तुम लिख सकते हो a विल बी इक्वल टू g cot θ बाय 2, ये तुम्हारा आ गया रिटार्डेशन एयर ड्रैग के कारण। तो बातें वही हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हारे सामने,
उस प्रोजेक्टाइल में हल्की फुल्की छेड़छाड़ की जाती है और पूरे के पूरे रिजल्ट को मोल्ड कर दिया जाता है। हर सिनेरियो में यही बातें हो रही हैं। अलग अलग केसेस को मैंने यहाँ डिस्कस किया, अलग अलग क्वेश्चंस किए, कुछ बातें हमने करी। यहाँ इस गोलकीपर वाले क्वेश्चन में अच्छी तरह से यूज़ किया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का। यहाँ बातें करी कोलिजन की कि ऊपर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, साइड से आ रहा है, कैसे क्लैश करेंगे। यहाँ बात की आमने सामने के कोलिजन की। यहाँ बातें की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल मोशन की तो क्या होगा। यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में बातें हो रही थी और यहाँ हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे प्रोजेक्टाइल के। सो आई होप आपको ये सब के सब कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। सो ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।